आइए आज आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्य विज्ञान के अगली क्लास में हम देखते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। इसके पहले हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में देख चुके हैं। देखिए, तदा आदान वले देहे मंदे आग्नो वदिते पुनः। आदान काल के प्रभाव से शरीर में दुर्बल एवं जठराग्नि मंद हो जाती है। भूमि से वाष्प निकलने से पिए गए जल का अम्ल विपाक होने से तथा दूषित वातादि के प्रभाव से जठराग्नि और मंद हो जाती है। इस ऋतु में नमी, सर्दी, मक्खी, मच्छर, चूहों आदि से युक्त स्थान को त्याग देना चाहिए। इस ऋतु में पित्त का संचय होता है। जो आपका ये वर्षा ऋतु है ना, इसमें नमी, सर्दी, मक्खी, मच्छर, चूहों आदि से युक्त स्थान को सर्वथा त्याग देना चाहिए। इस ऋतु में पित्त का संचय होता है। शरद ऋतु, शास्त्रम तिक्त हति पानम तिरेको स्त्र स्तुति सदा शीतम लहवन पानम च कषाय स्वादुतिक्तम। अष्टांग संग्रह। इस ऋतु में तिक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत, विरेचन तथा रक्त मोक्षण प्रशस्त है। प्रतिदिन शीतल हल्का अन्नपान तथा कषाय, मधुर और तिक्त रस वाले द्रव्यों का सेवन पथ्य है। भूख लगने पर साली, चावल, गेहूँ, मूंग, शर्करा, आमलकी तथा जंगल प्राणियों के मांस का सेवन करना चाहिए। शरद ऋतु में वर्षा एवं शीत का अनुभव करने वाले अंगों में सहसा अचानक सूर्य की किरणों से तपने पर जो पित्त वर्षा एवं शीत से वंचित था वह कुपित हो जाता है। आषाढ़ मास तक 4 मासों में जो वर्ष तथा शरद ऋतु के अंतर्गत है, हेमंत और बसंत में ऋतु में शीतल जल का सेवन करना चाहिए। अब आपका देखिए हेमंत ऋतु, इसमें देहो स्माणो विसंतो अंत शीते शीत निराहतः जठरे पिंडित तो स्माणम प्रबलम कुर्वते नलम। इस शीत ऋतु में शरीर की ऊष्मा शीतल वायु से ताड़ित आहत होकर शरीर के अंदर प्रवेश करती है, जो जठर में पिंडीभूत अग्नि को प्रबल कर देती है। प्रायः विसर्ग काल में बलवानों की जठराग्नि स्वभाव आदि से गुरु आहार को पचाने में समर्थ होती है। हेमंत ऋतु में विसर्ग काल की अंतिम ऋतु है। हेमंत ऋतु जो है आपकी, वो विसर्ग काल की अंतिम ऋतु है। इस ऋतु में दिशाएं, सूर्य तथा वायु सब तुषार से आक्रांत होते हैं। शीतलता के कारण उत्तर दिशा की ठंडी हवाएं उत्पन्न होती हैं। इस ऋतु में पित्त का प्रशमन होता है। और देखिए आगे देखते हैं ऋतु संधि। ऋतु संधि किसे बोलते हैं? देखिए, वर्तमान ऋतु का अंतिम सप्ताह तथा आगामी ऋतु का प्रथम सप्ताह, यानी कि 7 दिन जो वर्तमान ऋतु चल रही है उसका जो है लास्ट का 7 दिन, और जो आगामी ऋतु आने वाली है उसके प्रथम सप्ताह के 7 दिन, यानी कि कुल मिला के 14 दिन। इस समय वर्तमान ऋतु का क्रमशः धीरे धीरे परित्याग तथा आगामी ऋतु का धीरे धीरे सेवन करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ऋतु का सहसा त्याग जो वर्तमान ऋतु है उसका अचानक त्याग कर और आगामी ऋतु का उसका जो है सेवन करना असात्म जन्य रोग हो जाते हैं, अगर उसका तत्काल उसका प्रभाव पड़ गया हमारे ऊपर। और धीरे धीरे बढ़िया उसका अगर सेवन किया गया तो उससे जो
रोग होते हैं, ये सब नहीं होंगे। अब देखिए अगले आज नए टॉपिक में आते हैं, जनपदोध्वंस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका परीक्षा की दृष्टि से, जो ये कई बार ऐसा मतलब हर सत्र में जनपदोध्वंस के बारे में पूछा गया है। इसको विस्तार पूर्वक वर्णन के लिए कहा गया, विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है ये आपका। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। देखिए कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें। जनपदोध्वंस से होने वाले रोग तथा उसके निवारण को समझाइए। और अथवा में पूछ लेता है इसी का क्वेश्चन, जनपदोध्वंस का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और एक अथवा पूछ लेता है वायु जल देश काल की विकृति एवं रोगों के उपाय लिखिए। देखिए इसमें जैसे इसका बारे में जनपदोध्वंस के बारे में देखते हैं। जनपदोध्वंस मतलब महामारी, जन मतलब लोग, पद मतलब चरण जनसंख्या वृद्धि होना, उपध्वंस नष्ट करना। जो रोग जनसंख्या के बढ़ाव से तथा उसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण से जो विकृत या लक्षण रोग उत्पन्न होते हैं उसे जनपदोध्वंस कहते हैं। जनपदोध्वंस दो प्रकार से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से, मतलब जनपद धन उध्वंस। ये चार प्रकार के कारणों से होता है: विकृत वायु, विकृत जल, विकृत देश, विकृत काल। पर्यावरण के नष्ट होने पर वायु, जल, देश, काल विकृत हो जाती है। इस प्रकार की विकृति लक्षणों को रोग या रोग कारक समझना चाहिए। अब इसमें देखिए विकृत वायु के लक्षण: ऋतु के प्रतिकूल प्रभावित होने वाली वायु पहला आपका विकृत लक्षण है। दूसरा आपका अति शीतल बहुत ठंडी पड़ना। तीसरा आपका अति उष्ण अधिक गर्मी पड़ना। चौथा आपका अति रूक्ष्ण। पांचवा है आपका अत्यंत गरजने वाली वायु, ज़्यादा आवाज़ करने वाली वायु, जैसे खर 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 की आवाज़ आती है, सन 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 सन। गर्मी में देखते हैं आपको कितनी भयंकर लू चलती है, वही चीज़ है, जनपदोध्वंस के कारण होता है सारा कुछ। अगला आपका परस्पर टकराने वाली वायु, बालू, धूल, कण, धुआं, पत्ते मिश्रित वायु, ये सभी लक्षण जनपदोध्वंस से उत्पन्न होते हैं। देखिए जो आपकी गर्मी में लू चलती है, हवाएं चलती हैं दोपहर में, उसमें बालू, धूल के कण, धुआं, पत्ते और बाकी ये सब धूल वगैरह सारी कुछ आता है ना उड़ उड़ के, वही है सब। अब देखिए विकृत जल के लक्षण, अभी तक हमने विकृत वायु के लक्षण देखे, अब हम विकृत जल के लक्षण देखते हैं। इसमें क्या है विकृत जल के लक्षणों में? गंदा जल दिखाई देना, जैसे नदियों का पानी गंदा हो जाना, विकृत रस स्वाद रहित होना, विकृत स्पर्श गुण के विपरीत महसूस होना, विकृत क्लेद पानी का चिपचिपाना, जब पानी चिपकने लग जाए, ऐसा पानी जिसमें रहने वाले जीव जंतु तथा पक्षियों से पानी से भरा रहना, जलाशय, पोखर, उसमें जल बहुत घट गया हो, ऐसा पानी जो गुणहीन हो गया हो, पीने योग्य ना हो, और ऐसा पानी जो स्नान योग्य भी ना हो। देखिए अब तीसरा देखते हैं विकृत देश के लक्षण। ऐसे स्थान जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श विकृति हो गया हो, जिस देश में सांप ज़्यादा हों, जिस देश में हिंसक पशु ज़्यादा हों, जिस देश में शमशान पर रहने वाले गिद्ध, चील अधिक हों, जिस देश में घास अधिक हो, जहाँ पर खेती ना होती हो, जिस देश में पक्षी और पशु झुंड में घूमते हों। अब देखिए विकृत काल के लक्षण क्या है। वायु जिस काल में देश के प्रकृति के विपरीत हो, पहला लक्षण है आपका। दूसरा क्या है? जिस काल में अधिक मात्रा में सूखा पड़ जाए, जिस काल में ऋतु के विपरीत बारिश हो। जैसे देखिए ये आपका जब चैत आ जाता है, अनाज कटने लग जाता है, उस समय बारिश हो, ऋतु के विपरीत बारिश होती है। बरसात में बारिश नहीं होती, और जो है ठंडी में, गर्मी में बारिश होती है। ये सब जो है ऋतु के विपरीत बारिश होना है। जैसे सूखा पड़ गया, बरसात में बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया।
देखिए, जनपदों ध्वंस के रोकने के क्या उपाय हैं, हम इसको कैसे रोक सकते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे, हमारा पर्यावरण हरा भरा रहेगा, पर्यावरण हमारा संतुलित रहेगा। अब सदाचार का पालन करना चाहिए, दिनचर्या का पालन करना चाहिए, ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, क्रोध लोभ मोह का त्याग करना चाहिए, ब्राह्मण गौ आदि का पूजन करना चाहिए, सद्वत धर्म का पालन करना चाहिए, पशुओं आदि जानवरों को तालाब आदि में नहीं धोना चाहिए। देखिए, बहता पानी है उसमें तो आप धुल सकते हैं, लेकिन जो है अब वो तालाब का पानी ठहरा हुआ है, आपने उसी में गाय भैंसों को पशुओं जानवरों को नहलाया, उसी में पानी पिलाया, उसका पानी खुद भी आपने पिया, पूरा पानी आपने गंदा कर दिया, वही जो है रोगों का कारण बनता है। देखिए, सत्य पालन से देवताओं की बलि आदि, ये तो प्राचीन है, अभी तो बलि वगैरह की बलि प्रथा सारी कुछ समाप्त हो गई है। देश भेद के अनुसार आहार एवं विहार, जांगलवात भूयिष्ठम अनुपम तु कपोल लवणम साधारणम सम्मलम त्रिधा भू देश अधिशेत। देश भेद के अनुसार 3 प्रकार का होता है, जांगल, अनूप, साधारण, और हम इसके आगे चर्चा करेंगे अगली क्लास में अपने। आज की क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं।